हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जेके का पार्ट 36। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, देखते हैं किसने लिखा है। ये लिखा है आपका नाजिम ने। नाजिम ने क्या लिखा है? विश्वास के दम पर खड़े अपने सपने असंभव जैसे शब्दों को नहीं पहचानते। मतलब जो विश्वास के दम पर खड़े। बहुत सही। देखते हैं अमित ने क्या लिखा है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। वेरी गुड। देखते हैं मिस्टर खान ने क्या लिखा है। इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। सही समय कभी नहीं आता, क्या होता है? लाना पड़ता है। जो वेट करते हो ना कि सही समय आएगा तो देखेंगे। एक आपने माजी मूवी देखी है? माजी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, माजी द माउंटेन, जो कि दशरथ मांझी के बायोपिक पे बनी हुई है। उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, का पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। ऐसे ही बोलते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये चीज़ रियल है। मतलब आप लोग जो सोचते हो ना कि मतलब आप भरोसे बैठे हो, क्या पता गॉड आपकी परीक्षा लेता हो या आप कितना कर रहे हो। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, बिना देर करें देखते हैं कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ये किसने बनवाया था? ये पल्लव शासकों ने बनवाया था। बस इतना याद रख लो ना। वैसे ना राजा राम सिंह करके नाम आता है, राजा राम सिंह करके ऐसे कुछ नाम आता है, लेकिन इतना याद रख लो पल्लव शासकों ने बनवाया था। अब कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। सवाना घास का मैदान, ये पहले भी कर चुके हैं अपने लोग क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अफ्रीका। अच्छा गाइस, एक चीज़ ध्यान रखो, ये क्लास आपकी ज़्यादातर क्या होती है 10 बजे चलती है, कभी कभी 10:30 पे लेट हो जाता है तो 10:30 पे भी चलती है। फिलहाल 10 बजे मॉर्निंग में चलना ही चलना है। तो जो भी आप 10 बजे से जितने भी पहले आपके काम होया करें, वो उन कामों को निपटा लिया करो। उसके बाद ये क्लास देखा करो। फिर आप जब एकदम मन से देखते हो ना, तो मन से चीज़ें क्या होती हैं, याद होती हैं आपको, एकदम आपके बसता चला जाता है दिमाग में। जब आप कोई भी चीज़ बेमन से करोगे तो फिर उसमें क्या होता है, आप चीज़ें याद करोगे फिर भूल जाओगे। जब मन से करते हो तो चीज़ें खुद पे खुद याद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अशोक का संबंध किस राजवंश से है? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या फिर शिशुनाग वंश। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मौर्य वंश। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन रह गया था, वो क्या नाम है, मैंने पिछली वीडियो, अभी 1-2 वीडियो पहले ये बता दिया था 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन वर्तमान में देखो क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे? जो आपका दमन और दीप और दादर नगर हवेली, इन्हें आपस में मिला दिया गया है। ठीक है, तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कि 8 यूनियन टेरिटरी और आपके 28 जो हो गए आपके स्टेट हो गए। बाकी इनके बारे में राजधानी वगैरह जो आती रहती है वो अपने लोग पढ़ते रहते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। रियो डी जेनरियो, ये जेनरियो होगा, ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1980, 1985, 1992 या फिर 1990 या 1992। रियो डी जेनरियो, ये आपकी राजधानी भी है ब्राज़ील की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? पोलियो, छोटी माता, टाइफाइड या फिर टीबी।
तो BCG का टीका किस बचाव के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन डी, टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है। अच्छा, BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेटे गुइरीन। फिर से बताऊँ एक बार, ठीक है, ये इसे आप नोट भी कर सकते हो, बैसिलस कैलमेटे गुइरीन। और ये आपका किसके होता है? टीबी के बचाव के लिए होता है। टीबी किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 से देखते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, सितार, संतूर या फिर शहनाई? तो पंडित रविशंकर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सितार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर USA? ये आपका करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन इसमें दो, देखो आपकी जो वीडियो होती है इसमें हर टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपके साइंस से आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब आपने, ज़्यादातर मैं ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ जो आपने नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, और 1-2 करेंट, दो क्वेश्चन तो कम से कम आपके करेंट अफेयर्स के आ जाते हैं, 1-2 राजधानी के भी आ जाते हैं, आपका करेंसी से भी आ जाता है, और इकोनॉमिक्स का भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, और बाकी आपको पता है इतिहास ज्योग्राफी के तो आते ही रहते हैं क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन है, ये पूरा आपका सेट ही बना हुआ है। तो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है वर्तमान में? तो ऑप्शन सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पास्कल किसका मात्रक है? ताप का, दाब का, गति का या फिर त्वरण का? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो ऑप्शन बी, दाब का, प्रेशर का मात्रक है। देखो जो भी नाम रखना होता है किसी का मात्रक वगैरह, पास्कल जो थे क्या कहते थे, एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे ये इसका मात्रक रख दिया गया, नाम रख दिया गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या शंकर दयाल शर्मा? भारत के चौथे राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीबी गिरी, ठीक है, पहले तो आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है 12 मार्च, 16 अगस्त, 10 जनवरी या फिर 17 मई? अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं गाइस आपके लिए, आपको शायद इस बारे में पता नहीं हो, एग्जामिनर क्या करता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है जो बहुत ईजी होते हैं, मतलब कि आपका समझ लो 10th लेवल से भी जो 8th क्लास का बच्चा हो वो भी हल कर दे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो लेवल धीरे धीरे करके, जैसे कि मान लो पहली आपकी सीढ़ी ये चढ़ा एग्जामिनर, फिर ये चढ़ता है, फिर ये चढ़ता है, फिर ये चढ़ता है, फिर ये चढ़ता है, इस तरह से चलता है एग्जामिनर, इसी तरीके से वो पेपर सेट बनाता है। इस चीज़ों को आप समझा करो। पहले वो ऐसे पूछ लेगा कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब बाद में पूछ लेगा गुजरात का एक्सपोर्ट कितना है, करंट अफेयर्स में पूछेगा, तो आप जो है मतलब थोड़ा दिमाग घूम जाएगा। तो इस टाइप से होता है कि ये बताओ कि कांच मतलब कोई भी उद्योग धंधों में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन जब वो घुमाता है ना तो थोड़ा सा दिमाग घूमता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 17 मई को, जो दूरसंचार अपने लोग करते हैं उसके बारे में है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलीजली या फिर लॉर्ड रिपन? ये तो जानते ही होंगे, बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसका। राज्य हड़प नीति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। और कब इसका मतलब शुरुआत की? तो 1856 में, ठीक है, याद रखना। राज्य हड़प नीति की शुरुआत कब हुई? 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
निम्न में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी थी? WTO, UNO, यूनेस्को या फिर नाटो? शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। इसका यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस, पेरिस में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शिक्षा एवं, इसके हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये आपकी सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है ये संस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1930, 1920, 1921 या फिर 1916? अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर सू नहर? बहुत इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी, सुएज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। अच्छा, एक चीज़ और गाइज, मैंने जैसा कि देखा, मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिटेल बताते हैं। बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिटेल बताते हो। मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, बाकी इधर पढ़ाता रहता हूँ। तो क्या है कि जो आप डिटेल बता रहे हो ना, ये आप लिख रहे हो, यकीन मानिए इस जो आपकी ये है डिटेल बताने की जो आपकी आदत अगर आपकी बन गई तो आपको हर चीज़ याद होती चली जाएगी। समझ रहे हो? इससे क्या होता है कि आपको भी चीज़ों के बारे में आपको भी अच्छे से और याद हो जाता है, और जो सामने वाले और भी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उन्हें भी याद हो जाता है। तो ये जो डिटेल लिखते हो ना साथ में, ये लिखते रहा करो। जितना आपको पता होया करे आप लिखा करो। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, जैसे कि आपका अनुष्का हो गई, अजय हो गए, काजल हो गई, ये बच्चे लगातार जब पढ़ते हैं तो डिटेल लिख देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डिटेल लिख रहे हो आप। इससे क्या होगा, और स्टूडेंट को भी सीखने को मिलेगा और आपको भी। आप जितनी, ये नॉलेज चीज़ ऐसी है, जितना आप खर्च करोगे इसे उतनी ही बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस, ए दोनों, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। कोई भी ये मत सोचा करो कि सर रिप्लाई नहीं करते या फिर मतलब उस हिसाब से टॉक नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम कर ही लेंगे किसी दिन लाइव में। लेकिन आप जो है डिटेल ज़रूर लिखा करो, इससे आपको भी और अच्छा, आपको भी बहुत नॉलेज होगी। क्योंकि आप तो क्या हो रहे हैं, जैसे कि आप लिखते हो ना कोई चीज़, वैसे ही आप टाइप भी कर रहे हो, तो आपको भी याद हो रहा है और बच्चों को भी पता लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। डिप्थीरिया की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ठीक है। ये पर्ट्यूसिस क्या होती है? ये आपकी काली खांसी या जिसे हूफिंग कफ बोला जाता है। डिप्थीरिया आप जानते ही हो, जिसे गला घोटू रोग भी बोला जाता है हिंदी में। और टिटनेस के बारे में जानते हो। टिटनेस में क्या होता है, आपका तंत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद, गंगा भट्ट, महेश मिश्र या फिर दयानंद पांडे? शिवाजी का राज्याभिषेक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गंगा भट्ट के द्वारा किया गया, जो कि बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनके पीछे की मैंने कहानी बताई थी कि इनका पहले
राज्याभिषेक करने से ब्राह्मण लोग मना कर देते हैं, फिर उसके बाद इनकी जाति पे भी बहुत सारा विवाद होता है, बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो में, और किसी दिन वीडियो में भी मैं दोबारा से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल, दशरथ, जौलक या फिर बृहद्रथ है ये। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शन ए कुणाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनुशेह, ये अनुशेह होगा, ठीक है, अनुशेह नहीं है। अनुशेह अंसारी, डेनिस टीटो, संतोष यादव या फिर बछेंद्री पाल। ये आपका क्या है? अनुशेह है। तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डेनिस टीटो, जो कि आपका यूएसए से थे। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री ये थे डेनिस टीटो, जो कि यूएसए से थे। अगर पूछा जाए प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो आपका याद रखना अनुशेह अंसारी। क्या याद रखोगे? अनुशेह अंसारी। ये अनुशेह नहीं है, अनुशेह है। साव शाह में फ़र्क तो जानते हो। ठीक है, आगे समझ में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, प्रथम महिला अनुशेह अंसारी। ये अनुशेह अंसारी ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आपका यूएसए और ईरानी हैं दोनों, यूएसए और ईरानी दोनों मिक्सिंग है, क्योंकि इनके मदर फादर दोनों अलग अलग जगह के थे, इस वजह से। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्योंकि ये मतलब इंडिया में भी नाम होता है तो इंडिया वालों का है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर हॉर्स रेसिंग। स्टीपल शब्द तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हॉर्स रेसिंग। अब देखो स्टीपल शब्द अब दोबारा आएगा ना तो आपको बिल्कुल कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं। आप कैसे याद करोगे? स्टी छोड़ दो, आप पल पल क्या करते हो? हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेसिंग कैसी होती है? आप पल पल आगे बढ़ते हो। ठीक है, मतलब पूरा इस तरीके से याद रखना। स्टे का मतलब स्टे मतलब ठहरते ठहरते, स्टे का मतलब हिंदी में क्या होता है? ठहरते ठहरते पल पल आगे बढ़ते हो। तो हॉर्स रेसिंग में ऐसा होता है, हॉकी में ऐसा होता नहीं, क्रिकेट में ऐसा होता नहीं, टेनिस में ऐसा नहीं होता, तो किस में होगा? केवल हॉर्स रेसिंग में ऐसा होता है। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे, अरे ये बड़ा मामूली सा क्वेश्चन है, इसके लिए इतनी सी ट्रिक बना रहे हो। लेकिन अगर यकीन मानो यही जिस दिन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है यही आपके लिए बहुत टफ बन जाता है। अभी तो आप इसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है उस दिन पता लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ था और हमने ध्यान नहीं दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके जो आपके पढ़े हुए होते हैं, बस क्या है एग्ज़ाम के टाइम पे हो नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। कलिंग युद्ध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या फिर एटलस। सबसे ऊंचा झील जो है टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंडीज पर्वत पर, जो कि आपका कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोचीन, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम या फिर कालीकट। केरल राज्य का उच्च न्यायालय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 8 मार्च, 5 जून या फिर 14 मई।
राष्ट्रीय योगा दिवस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 12 जनवरी को, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस हो गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, शांत या फिर गतिमान? लैब्राडोर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर शतरंज? चीन का राष्ट्रीय खेल, देखो चीन से युद्ध चल रहा है और चीन की बात आ गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टेबल टेनिस। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, एक चीज़ जान लेते हैं, ये युद्ध जो चल रहा है अपना LAC पर चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आपका लद्दाख वाला एरिया आता है। वहीं पर पेंगजिंग जो लेक है, 8 फिंगर 4 फिंगर, इस तरीके से वहाँ पे एरिया बटे हुए हैं, वहीं पर ये लड़ाई चल रही है। अच्छा, ये लड़ाई की मतलब क्या है? देखो, एक तरफ बहुत बड़ा गेम हो रहा है इंडिया के खिलाफ जो है, बहुत बड़ा। आपको इस बारे में पता हो या नहीं पता हो, देखो नेपाल के लिए इंडिया ने मतलब 1947 के बाद से हर समय मदद की है। मतलब आप देखना, कभी अभी ये आपका कोविड-19 हुआ था, इसमें भी भारत ने नेपाल की मदद की। हर समय मदद करता है, हर चीज़ में मदद करता है। आपको पता ही है, नेपाल में कोई पासपोर्ट भी नहीं लगता, आराम से आ जा सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं वहाँ के लोग। सोचो, नेपाल जैसा देश कुछ नहीं है, नेपाल ने क्या किया? फायरिंग कर दी इंडिया पे, मतलब डर ही नहीं है। समझ रहे, कहाँ इंडिया कहाँ नेपाल। नेपाल जैसा देश जो होता है फायरिंग करता है, इसमें एक लोग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नॉर्मल कोई होगा आपका उत्तराखंड के आसपास कहीं पर, एक लोग की डेथ हो जाती है। इधर आपका चीन है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान है, तीनों तरफ से घेराव बना हुआ है। अच्छा, इसके पीछे का मतलब पता है आपको मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे का मास्टरमाइंड है आपका चीन। नेपाल जो है, नेपाल सोचो क्यों बोल रहा है, नेपाल के पास कुछ नहीं है, लेकिन नेपाल को किसने भड़काया? आपका चीन ने। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप जैसे कि कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो ना, आपको अपने यहाँ की न्यूज़ के बारे में तो पता ही है, यहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से नहीं बताया जाता, लेकिन इसके पीछे वजह कौन है? देखो, पाकिस्तान को फुल सपोर्ट होती है आपकी चीन की, टोटल फंडिंग होती है चीन की, जितने भी हथियार वगैरह होते हैं USA भी फुल सपोर्ट करता है। इस वजह से पाकिस्तान जो होता है वो फूलता है, समझ रहे हो ना। और इंडिया को कोई भी फंडिंग नहीं करता, कोई भी नहीं करता, सिर्फ अमेरिका सपोर्ट तो करता है, लेकिन आप सोचो कि उस तरीके से कोई नहीं करता, क्योंकि हम लोग की इंडिया भारत देश की जो छवि बनी हुई है वो एक अच्छे देश की कंट्री में आता है। और चीन की तो पूरी मतलब दुनिया में मतलब सभी लोग बेकार कहते ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, निशानेबाजी से, बैडमिंटन से या फिर तीरंदाजी से? लिम्बाराम का संबंध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तीरंदाजी। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई? 1920, 1922, 1923 या फिर 1925? इसकी देखो फुल नाम क्या है इसका? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है, पूरा नाम याद रखना है इसका, मैं बता दे रहा हूँ। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में, जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई।
ठीक है, पूरा नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया? लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन? महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है गाइज, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दो, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है वो आपका 1880 और 84 का है। ठीक है, और गांधी जी को जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई वो 1915 में, जब वो भारत लौटते तो 15-16 के मतलब 15 में ही दी गई आपको केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई। तो इस बारे में लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो लॉर्ड रिपन ने केसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया हो, तो इस बारे में मैं आपको चेक करके फिर बताता हूँ। मुझे ये आंसर थोड़ा सा लग रहा है, बाकी तो आपके बन नहीं सकते, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। फिलहाल यही आंसर हो बनेगा जहाँ तक है। ठीक है, मैं चेक करके फिर आपको दोबारा से ये क्वेश्चन बता दूंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, देखो मुझे डाउट हुआ तो मैंने देखा, क्योंकि प्रदान करना चीज़ अलग होता है, और मतलब शासनकाल जो था वो उस टाइम में था किसका? लॉर्ड हार्डिंग का, 1915 के टाइम में, जब गांधी जी भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? फ्लंट कांच, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच या फिर क्रूक्स? क्रूक्स होगा, ठीक है, क्रूक्स कांच जो आपके धूप चश्मा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच। अच्छा, आप लोगों ने चश्मे लगाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब मैं ओरिजिनल चश्मे की अगर बात करूँ ना तो बहुत महंगा होता है। जो हम लोग नॉर्मल चश्मा लगाते हैं 99 में मिलता होता है, ये मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं बस खाली धूप को रोक लेता है, लेकिन कोई इतना इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो ओरिजिनल रेबन का चश्मा होता है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की रेंज का होता है। कितने? 3 से 4 हज़ार रुपये का। और जो एलन जोली का एक चश्मा आता है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, एलन जोली का चश्मा मैंने देखा था, बहुत भारी चश्मा होता है ये, तो ये था 5,000 रुपये का, बिल्कुल नॉर्मल चश्मा। लेकिन उसमें ऐसा था कि आप धूप में निकलोगे तो जो भी बाहर की किरणें जो भी आता है बिल्कुल आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, आपकी आंखों को बिल्कुल ही नुकसान नहीं होगा। पूर्णतः सेफ चश्मा था ये, एलन जोली का। शर्ट वगैरह आती हैं जिसकी, एलन जोली की। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 45, 51, 55 या फिर 65? संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के समय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 51 थी। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? 193 है। 193 इसके सदस्य देश है, उसके अलावा 2 जो है वो ऑब्जर्वर है, 2 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर का मतलब समझते हो? ये अभी ना तो इसमें आए हैं ना ही इन्हें मतलब डिनाई किया गया है, समझ रहे हो? ना ही ये अभी क्या नाम है संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए हैं और ना ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर हैं, इस वजह से 2 ऑब्जर्वर हैं, इतना याद रखना। वर्तमान में 193 आएगा, ऑब्जर्वर वाले स्टेट नहीं आएंगे और नई ऑब्जर्वर कंट्री नहीं आएंगे। उसके अलावा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, गला, पेट या फिर आँख? बहुत बार कर लिया ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आँख। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू है? 1950, 1951, 1952 या फिर 1954? परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1952।
अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ बता रहा हूँ। भारत ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया, जिससे कि आबादी जो है वो एकदम ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन 1947 के बाद से जो आबादी कहते नहीं एकदम जंप हुई है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा भारत की ही बढ़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ और बताऊँ मैं, चाइना भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन हम लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और 2027 कोई रिपोर्ट 2027 या 28 में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे आबादी के मामले में। और सोचो अभी हमारे यहाँ बेरोज़गारी का वो आलम है। लास्ट ईयर आपको पता ही है 45 सालों में सबसे चरम स्तर पर बेरोज़गारी थी। अब जो ये मतलब कोरोना वायरस जब जाएगा तो भारत देश के अंदर जो आंकड़ा बोलता है वो लगभग 50 लाख जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका रियल में जाओ तो कम से कम मेरा अंदाज़ा ये कहता है 4 से 5 करोड़ लोग जो होंगे वो बेरोज़गार हो जाएंगे। क्योंकि कहीं भी होता है, देखो अपनी रियल रिपोर्ट जो होता है हर कोई नहीं बताता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, भारत ही नहीं हर कंट्री का ये रहता है। पता है आपको चाइना के अंदर केस बहुत बढ़ रहा है, कंटिन्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे केस जितने बताए जा रहे हैं उसके 50 गुना कर लो, इतने केस हैं वहाँ पर, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग होती है। अंडर रिपोर्टिंग के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था कि अपनी जो होती है रिपोर्ट छिपाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश की छवि जो है ख़राब नहीं होती है, ऐसा मानना होता है। लेकिन आजकल पता है कि आजकल सिस्टम अलग हो गया कि हर चीज़ के बारे में पता लग जाता है। अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग होती है, किसी भी चीज़ को, गलत चीज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो कितनी सही हो, सही चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? 1845, 1856, 1857 या 1860? लॉर्ड डलहौजी, देखो जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को समाज से रिलेट कर देता हूँ, इससे क्या होता है चीज़ें आपको याद रहती हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, मैं मूवी से रिलेट कर देता हूँ तो इससे क्या होता है याद रहती हैं। मतलब आपका दिमाग जो होता है ना वो ऐसा होता है, आप इसे कहीं का कहीं ले जाओगे तो चीज़ें याद होंगी। अब इंडोर रिपोर्टिंग से चीज़ें मुझे पता लगती है, मैं डाटा भी याद रहता है, इससे बहुत सारी चीज़ें पता भी रहती हैं। तो कहीं का मतलब जैसे कि उसी वे में रखो, लेकिन उस चीज़ को हर चीज़ से रिलेट कर दो। जैसे जो आप करेंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ते हो, करेंट अफेयर्स की चीज़ों को क्या किया करो, जैसे कि रियल लाइफ से रिलेट करो कि मतलब समाज में क्या चल रहा है उस हिसाब से रिलेट कर दो। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया भी था ऊपर, तो ऑप्शन बी 1856 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? लेविस कैरोल, लुइस कैरोल होता, लुइस कैरोल, सर ब्राटन, चार्ल्स डार्विन या फिर जॉन मिल्टन? ये आपका इस तरीके से है, लुइस कैरोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुइस कैरोल, एलिस इन वंडरलैंड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1886, 1986, 1686 या फिर 1786? पटना स्थित गोलघर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1786 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विंबलडन, ये कैसा लिख दिया, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो ऑप्शन ए टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स, जॉन कैनेडी, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर अब्राहम लिंकन? अमेरिका में चाय पार्टी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैमुअल एडम्स चाय पार्टी के नायक थे। ये पहले की पार्टी है, हालांकि इस टाइम में वर्तमान में इसका क्रेज़ बिल्कुल ही ज़ीरो है। अच्छा, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस पार्टी से? डोनाल्ड ट्रंप आपके किससे? रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। और जो ओबामा थे वो आपके रिपब्लिकन पार्टी से थे। उन्हीं के सदस्य एक आ रहे हैं वो जो इसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे,
जॉर्ज करके नाम है उनका, वो लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 38, छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? BCG, DPT, MMR या फिर रूबेला वैक्सीन? छोटी माता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। अच्छा, एक होती है दूसरी आपकी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं। याद रखना, स्मॉल पॉक्स को छोटी माता नहीं बोलते। आप सोचो छोटी माता है तो इसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को किसे बोलते हैं? चेचक को। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी मतलब हो जाता है एग्जाम में, ध्यान नहीं दे पाते तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रूबेला वैक्सीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फ्लंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैमरा, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब या फिर धूप चश्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैमरा में किया जाता है। जो कैमरे का लेंस होता है उसमें जो कांच होता है लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लंट कांच, पायरेक्स कांच, सोडा कांच या फिर क्राउन कांच? ट्यूबलाइट बनाने में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोडा कांच का। क्वेश्चन नंबर 41, हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? 624, 280, 365 या फिर 385? तो हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 624 दिन का। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्थालो, मेलानिन, इंसुलिन या फिर ल्यूकेमिया? ब्लड कैंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? हिकेटियस, अरस्तु, लेबोजियर या फिर एरिस्टोस्थनीज? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो ऑप्शन डी, एरिस्टोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अकबर, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन या फिर बाबर? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तूतीय हिंद बोला जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन है, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। देखो, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, एक चीज़ अपने दिमाग में जो देखो, मैं सबको नहीं बताता, मैं उन्हीं लोगों के लिए हैं ये बातें जो मैं आपके बता रहा हूँ, जो लोग सीरियसली जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। आप जो भी जॉब लेना चाह रहे हो तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके अब एग्ज़ाम हो ना लॉकडाउन के बाद, तो इसका आपको फ़ायदा मिल जाए। आपकी डायरेक्ट देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि आपको चीज़ों को समझना होता है कि सिलेबस क्या है, कौन सी चीज़ पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है। ठीक है। इस बात को पहले समझ लिया करो, उसी हिसाब से तैयारी किया करो। अब बाकी मेरा मानना ऐसा है, आज के टाइम में आप हर सब्जेक्ट में एक कोशिश किया करो परफेक्ट बनने की। जैसे आप मैथ, ये रीजनिंग कर रहे हो ना, अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही सोचो, एक क्वेश्चन आपने किया मैथ का तो उसके साथ के आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है। रीजनिंग में उसी हिसाब से, रीजनिंग में एजम्पशन, कार्य जो होती हैं, अवधारणा वगैरह बहुत सारी चलती हैं, उनके बारे में भी देखो। ठीक है गाइस, घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय एवरीवन। और शाम वाली क्लास ज़रूर देख लेना। ठीक है। बायो की क्लास होगी, बायो का पार्ट 5। ठीक है। देखो, अगर आप आधा घंटा दोगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही हैं जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिलेंगे। बाय एवरीवन।